लॉकडाउन का 15 अगस्त। हे धरती मैया, सारी उम्र बीत गई पर कभी ऐसी भयानक बीमारी नहीं देखी। मेरी बस एक ही इच्छा है, मैंने सारी उम्र आर्मी में रहकर इस धरती माँ की सेवा की है। कुछ भी हो जाए लेकिन 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस, इसमें कभी बाधा ना आए। अरे साहब जी, किससे बातें कर रहे हो? अरे मैंने कहा जय हिंद, कहाँ खो गए? क्या बताओ हामिद भाई, हमारे लिए 15 अगस्त से बड़ा कोई दिन होता ही नहीं। उसी के बारे में सोच रहा था। ऐसे दिन आ गए हैं कि कोरोना की बीमारी और ये लॉकडाउन, कुछ ही दिनों पर 15 अगस्त है। दिल बेचैन हो रहा था बस। अरे मियाँ, इसी बात का तो सबको दुख है। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। अच्छा चलता हूँ, बिना काम के घर के बाहर निकलना भी मना है। आप अपना ख्याल रखिएगा साहब। हाँ अच्छा ठीक है। जय हिंद। तुम भी अपना ख्याल रखना भाई। हाँ। हमीद अपना मास्क लगाकर अपनी साइकिल लेकर चला जाता है। गांव के 3 युवक विजय, सूरज और संदीप गप्पे मार रहे थे। अरे संदीप, वो देख, तेरा लाडला टेलर जा रहा है। हमीद चाचा, हड्डियों का ढांचा। हमीद उनकी बातों को अनदेखा करके निकल जाता है। अरे यार, तुम क्यों उस बेचारे के पीछे पड़े रहते हो? अबे वो सत्यवादी की औलाद, तुझे क्यों इतनी फिक्र है? हैं? अबे तुझे पता भी है, इस सारे गांव में एक ही आदमी हमसे अलग है और वो है तेरे हामिद चाचा। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नहीं, बिगाड़ा नहीं हमारा कुछ, लेकिन हमें तो मजा आता है। अरे यार छोड़ो ना, फालतू में बहस क्यों करना। चलो घर चलते हैं, वरना पुलिस के डंडे पड़ जाएंगे और हम लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहने। तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। संदीप रात में खाना खाकर बेड पे लेटे लेटे सोचता है। विजय दिल का वैसे बहुत अच्छा इंसान है, उसकी भला हामिद चाचा से क्या दुश्मनी हो सकती है? वैसे तो वो मेजर साहब के ही उम्र के हैं, पता लगाना होगा। दूसरे दिन संदीप जल्दी उठकर विजय के घर पर जाता है। दादाजी, प्रणाम करता हूँ आपको। बेटा, एक बार प्रणाम मत करो तो चलेगा, पर मेरे जैसे सैनिक को जय हिंद ही कहना बड़ा अच्छा लगता है। छाती चौड़ी हो जाती है बेटा। जय हिंद दादाजी। हाँ, ये हुई ना बात। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? दादाजी, वो विजय। अरे तुम्हें तो पता होगा ना, वो काम पर गया है। इस कोरोना की वजह से एक दिन छोड़कर उसे काम पर जाना पड़ता है। दादाजी, दरअसल मैं आपसे ही मिलने आया था, कुछ बात करनी थी मुझे। अच्छा है, आओ वहाँ बैठो। पहले सैनिटाइजर मार लो, दूर से बात करते हैं। बोलो बेटा, क्या बात करनी थी? दादाजी, ये विजय हामिद चाचा जो टेलर हैं, उनसे चिढ़ता क्यों है? बेटा, तुम भी विजय जैसे ही बोलने लगे। हामिद टेलर, वाह। माफ कीजिए दादाजी, मेरा मतलब है हामिद चाचा। तुम्हें तो पता है कि विजय किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। किसी ने हामिद भाई के बारे में कुछ साल पहले गलत बोल दिया था उससे। बेटा, हामिद और मैं दोनों साथ में ही आर्मी में थे। हम दोनों की रगों में आज भी देशभक्ति ही दौड़ती है। पर क्या दादाजी? मैं आर्मी में सैनिक था और हामिद टेलर। किसी की गलती की सजा हामिद को मिली और हामिद को आर्मी छोड़नी पड़ी। और ये खबर गांव के कुछ समाज कंटकों में ऐसी फैलाई कि हामिद का जीना मुश्किल कर दिया गया। विजय भी ऐसे ही कुछ समाज कंटकों की बातों में आ गया है और उसके दिल में भी हामिद के बारे में नफरत हो गई है। पर मैं जानता हूँ, हामिद वो सच्चा देशभक्त है जो आज भी देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है। अच्छा, तो ये बात है। दादाजी, हमें विजय के दिल से इस नफरत को मिटाना होगा। हामिद और मीरा, हमारा सब कुछ ये देश ही है और हमारा त्योहार बस 15 अगस्त पर ही है। और इस बार तो दादाजी, मैं आपसे वादा करता हूँ, लॉकडाउन है फिर भी हम सारे नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस जरूर मनाएंगे और विजय के दिल से हामिद चाचा की नफरत को मिटा देंगे। बस आपको मेरा साथ देना होगा। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संदीप और दादा मिलकर एक प्लान बनाते हैं। संदीप दादा की कही सारी हकीकत सूरज को बताता है। सूरज और संदीप दोनों विजय के पास आते हैं। अरे विजय,
तेरे दादा की तबीयत बहुत खराब है। गांव के सारे दवाखानों में कोरोना के पेशेंट हैं, इसलिए उनका इलाज घर पर ही करना होगा यार। वो तुझे याद कर रहे हैं, जल्दी चल। विजय, सूरज और संदीप विजय के घर आते हैं। अरे बेटा, तू आ गया। मेरा अब कुछ भरोसा नहीं है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। नहीं नहीं दादाजी, कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं बेटा, मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे क्या? हाँ बोलिए ना दादा। बस ये आंखें बंद होने से पहले आखिरी बार 15 अगस्त की सलामी देना चाहता हूँ। लॉकडाउन है पर हमारा ये झंडा वंदन होना ही चाहिए। हाँ। विजय, सूरज और संदीप घर के बाहर आते हैं। यार दादा की इच्छा पूरी करनी है, पर कैसे करेंगे? हाँ, और गांव की सारी दुकानें भी तो बंद हैं। बाहर शहर कोई जा नहीं सकता। अगर स्वतंत्रता दिवस मनाना है तो तिरंगा झंडा लगाना तो होगा ही, उसके बिना कैसे होगा झंडा वंदन? फिर हम दादा की इच्छा कैसे पूरी करेंगे? एक रास्ता है। जल्दी बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। विजय, तू हरे रंग का, सूरज तू केसरी रंग का, और मैं सफेद रंग का कपड़ा लेकर आता हूँ। थोड़े ही समय में तीनों दोस्त अपने बताए हुए कपड़े लेकर आते हैं। संदीप अब बता आगे क्या करना है? विजय, तू एक काम कर, इस सफेद कपड़े पर अशोक चक्र बना। हम जानते हैं ये काम तुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तू एक बहुत ही अच्छा पेंटर है। विजय सफेद कपड़े पर अशोक चक्र बनाता है। संदीप ये तो हो गया, तिरंगा हो गया हमारा। नहीं विजय, अभी नहीं हुआ, ये तो अलग अलग ही है, अभी तो इसको जोड़ना भी बाकी है, ये तब होगा पूरा। पर इतना बड़ा तिरंगा कैसे बनेगा? अरे पूरे गांव में एक ही आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, और वो है हामिद चाचा। चलो। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। और कोई रास्ता नहीं है विजय, तुझे दादा की इच्छा पूरी करनी है तो हमें हामिद चाचा के पास जाकर ये तिरंगा बनवाना ही पड़ेगा। लॉकडाउन चालू है, हम कहीं नहीं ले जा सकते इसे। तीनों मिलकर हमीद चाचा के पास जाते हैं। विजय मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है, फिर भी हमीद चाचा कुछ नहीं कहते। अरे संदीप, आज यहाँ क्या बात है? चाचा आप तो जानते हैं लॉकडाउन है और 15 अगस्त कल है, सारी दुकानें बंद हैं, तो हम चाहते हैं कि 15 अगस्त के सारे नियमों का पालन करके 7 से 8 लोगों की मौजूदगी में हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं। हाँ हाँ, ये तो हमारा हक है, पर दिक्कत क्या है? चाचा ये झंडा सिलाना है, आप इसे सिल दोगे क्या? बेटा, इससे बड़ा काम मेरी जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। लाओ, अभी मैं इसे सिल देता हूँ। अशोक चक्र बहुत प्यारा है, किसने बनाया? विजय दिल ही दिल में सोचता है, मैंने इस इंसान को आज तक नहीं समझा, कितने ताने मारे, आज ये मेरी पेंटिंग की तारीफ कर रहे हैं, हमारी ही मदद कर रहे हैं। बेटा संदीप, ये लो, हो गया तिरंगा तैयार। कल शान से लहरेगा, क्योंकि ये एकता की ताकत से बना है। तीनों दोस्त तिरंगा लेकर चले जाते हैं और फिर 15 अगस्त की सुबह तीनों दोस्त, दादा और गांव के अन्य बड़े लोग दूरियां बनाकर खड़े होते हैं। हमीद चाचा भी आते हैं। दादा झंडा वंदन करने के लिए उठने ही वाले होते हैं कि अचानक एक सिपाही एक लेटर लेकर आता है और सरपंच के हाथों में देता है। सरपंच वो लेटर सबके सामने पढ़ते हैं। भाइयों, ये लेटर आर्मी की तरफ से आया है। वो कहते हैं कि हामिद को लेकर जो केस चल रहा था, उसका फैसला अदालत की तरफ से हामिद भाई के पक्ष में लगा है। हामिद इस मामले में निर्दोष पाए गए हैं। ये सुनकर सारे गांव वाले चौंक जाते हैं। विजय भी आश्चर्य से हमीद को देखता है। हमीद चाचा की आंखें भर आती हैं और वो हाथ जोड़कर सबके सामने बोलते हैं, मुझे पता था, चाहे सारी दुनिया मुझे दोषी माने, पर एक दिन मेरा इंसाफ होगा। वो आज हुआ। मेरा देश महान है। चाचा मुझे माफ कर दो, मैं लोगों की बातों में आकर आपको गलत समझ बैठा। अरे कोई बात नहीं बेटा, झंडा वंदन को देर हो रही है, जल्दी करो। सरपंच जी, आज का झंडा वंदन हामिद चाचा ही करेंगे। और फिर हमीद के हाथों झंडा वंदन होता है। हमीद, दादा और सारे मिलकर राष्ट्रगीत गाते हैं।
मास्टर जी की बकरीद। ये कहानी है भरतपुर गांव के दो जिगरी दोस्तों की, जो ना तो कोई मजहब मानते थे और ना तो कोई धर्म। अरे दीनानाथ भाई, राम राम। सलाम वालेकुम रफीक भाई। इतने कड़ी धूप में पैदल जा रहे हो? चल आजा, मैं तुझे गाड़ी में छोड़ आता हूँ। तुझे कितनी बार कहा है रफीक, काम धाम छोड़कर मुझे छोड़ने मत आया कर। तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा कलेजा है। बेटा इरशाद, तुम गाड़ी से उतर जाओ, मैं तुम्हारे चाचा को छोड़ आता हूँ। इरशाद गाड़ी से उतर जाता है और रफीक भाई को गुस्से से देखता है। रफीक भाई, ये इरशाद को क्या हुआ? तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। रफीक, अगर तू मुझे कलेजा कहता है तो तू मेरी जान है। तुझे पता है, मैं तेरी आंखों से पहचान लेता हूँ। क्या बताऊँ दोस्त, तुम उसे पढ़ने के लिए मजबूर करते थे, पर वो नहीं पढ़ना चाहता था। आज भी गैरेज में इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, पर तुम्हें जब जब देखता है चिढ़ जाता है, मानो जैसे तुम्हारे जान पे तुला हो। जाने दो ना रफीक भाई, आखिर है तो अपना बच्चा, नादान है, समझ जाएगा कभी ना कभी। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हारा घर आ गया। तुम्हारा? माफ करो, हमारा घर। रफीक और दीनानाथ दोनों हंसते हैं। अचानक दीनानाथ का लड़का गौतम बाहर आता है। रफीक चाचा, कैसे हो आप? रफीक बाहें फैलाता है और गौतम को गले लगाता है। गौतम रफीक को बाय बाय करके चला जाता है। देखा दीनानाथ, वरना हमारा इरशाद। रफीक भाई, कोई दिल से बुरा नहीं होता, उसके हालात बुरे होते हैं, सुधर जाएगा। रफीक दीनानाथ को गले मिलकर अपनी कार लेकर चला जाता है। आ गए मेरी बदनामी का पाढ़ा पढ़कर उस बुढ़े मास्टर जी के पास। इरशाद, तमीज से बात करो, मेरा भाई है वो। भाई होगा तुम्हारा। ये आदमी फिर कभी इस गैरेज में ना दिखाई दे, ख्याल रहे। ये गैरेज मेरा है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें काम सिखाया है। यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं मैं तय करूंगा, तुम नहीं। अब्बू, आखिर वो क्या बात है जिसके कारण आप उस आदमी के लिए अपनी औलाद की भी परवाह नहीं करते? रफीक इरशाद को जवाब ना देते हुए अपनी पान्हा पकड़ लेकर गाड़ी बनाने को निकल जाता है। अरे सुरेखा, इस बार राखी वक्त पर लाना, वरना तुम्हारा भाई रफीक फिर ना रूठ जाए। हाँ हाँ पता है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि इस बार बकरी ईद पहले आ रही है। इस बार तो रफीक भाई ही बाजी मारेंगे। पहले ईद जो आ रही है, हम सब साथ में ही ईद मनाएंगे। हाँ सही है, आखिर है तो हमारे। इधर इरशाद का मन मानता नहीं। वो हमेशा बरसों पुराना दीनानाथ और रफीक का रिश्ता तोड़ने की सोचते रहता है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। इरशाद का दोस्त दीनानाथ के पास जाकर बोलता है, मास्टर जी रुकिए। क्या हुआ भाई, क्या बात है? मास्टर जी, वो रफीक चाचा। रफीक? क्या हुआ रफीक को? रफीक चाचा को कुछ नहीं हुआ, वो गाड़ी की डिलीवरी देने शहर गए थे। जाते जाते उनसे एक्सीडेंट हो गया। सामने वाले को इतनी मार लगी है कि बहुत खून बह गया। उसके इलाज के लिए तुरंत 15,000 रुपए आपसे लाने को कहा है। अभी देता हूँ, एक काम करो, मैं भी चलता हूँ साथ, रफीक को मेरी जरूरत होगी। नहीं, रफीक चाचा का संदेशा है कि परीक्षा शुरू है, आपको कसम दी है कि काम छोड़कर ना आए। अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो पैसे, पर रफीक के साथ ही रहना, उसे अकेला नहीं छोड़ना। हाँ। इरशाद का दोस्त पैसे लेकर चला जाता है और जाकर इरशाद के हाथ में देता है। ठीक 2 दिन बाद इरशाद उन पैसों से नई बाइक खरीदता है और रफीक के पास जाता है। उसी वक्त दीनानाथ वहाँ से गुजर रहा होता है। वो गैरेज की तरफ मुड़ता है, तभी इरशाद अपना प्लान शुरू कर देता है। अब्बू, मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी बात मान ली और मुझे नई बाइक दिला दी। ऐन वक्त पर आपने 15,000 की मदद नहीं की होती तो ये बाइक मुझे नहीं मिलती। रफीक भाई पहली बार इरशाद को इतना खुश देखकर जोर से गले लगाता है। दीनानाथ का ये देखकर सर चकरा जाता है कि रफीक ने इरशाद की खातिर झूठ बोला कि अस्पताल के लिए पैसे चाहिए। वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। बहुत दिन वो इसी बात को लेकर परेशान रहता है। बहुत दिन हुए दीनानाथ की कोई खबर नहीं, क्या बात है? अरे इरशाद, जरा गैरेज पर ध्यान देना, मैं जरा दीनानाथ के स्कूल जाकर आता हूँ। अब्बू, अब मैं बोलूँगा तो बोलेंगे कि तू मेरे दोस्त को कुछ भी बोलता है। नहीं बेटा, जरूरी नहीं कि तुम हर बार गलत ही बोलो। वो दीनानाथ जी का गौतम। गौतम? क्या हुआ गौतम को? दरअसल वो सारे गांव में ढिंढोरा पीट रहा है कि रफीक चाचा 1 नंबर के झूठे आदमी हैं। वो लोगों से झूठ बोलकर पैसे ऐंठते हैं। बस इतनी सी बात, बोलने दो बेटा, मेरे दोस्त ने तो कुछ नहीं कहा ना। अरे दरअसल ये बात दीनानाथ अंकल भी बहुत लोगों से कह चुके हैं।
चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मेरा दीनानाथ कभी मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में गलत नहीं बोल सकता और ना ही गलत सुन सकता है। अगर आपको सही लगता है तो जाइए और तसल्ली कर लीजिए। और हाँ, मेरी बाइक ले जाना, इतनी दूर पैदल मत जाना अब्बू। रफीक हंसकर इरशाद की बाइक लेकर दीनानाथ के स्कूल जाता है। तुम मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो दीनानाथ? क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अब तो अफसोस होना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? छोड़ो, ये देखो नई बाइक। हाँ, देख भी ली और तुम्हारी नीयत भी समझ ली। एक बार सच बोलते ना तो जान लुटा देता तुम पर। ये क्या बके जा रहे हो तुम? हाँ, पागल तो नहीं हो गए? पागल तो मैं था जो एक झूठे दोस्त के साथ इतने सालों से रहा। इसका मतलब इरशाद सच बोल रहा था। गौतम और दीनानाथ मेरी पीठ पीछे। दोनों में गलतफहमी की वजह से जोरदार झगड़ा होता है। रफीक अपनी बाइक लेकर चला जाता है। दोनों के बीच दरार आ जाती है। देखा दोस्तों, आज मेरा मकसद पूरा हो ही गया। कैसे दुश्मन बना डाला दोनों को। अब ना तो दोस्ती की मिसाल रहेगी, ना दिवाली साथ, ना ईद साथ, ना राखी, ना कुछ बाकी। सारे दोस्त जोर जोर से हंसते हैं। इधर दीनानाथ परेशान रहता है और उधर रफीक परेशान। दोनों दिल ही दिल में रो रहे थे। या अल्लाह, कोई मुझसे रूठ गया है, अनजाने में कुछ गलत समझ बैठा है, उसे माफ कर देना। भले ही वो मुझसे दूर हो गया, पर उसकी खुशियां बरकरार रखना। हे भगवान, जिंदगी में सब कुछ होकर भी किसी के बिना अधूरा सा लग रहा है। मेरा दोस्त भले ही रूठा है, पर उसकी हमेशा मदद करना। इस तरह दोनों एक दूसरे से जुदा होकर भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। सुनिए जी, बकरीद पास में आ रही है। इस बार हमारे घर मनानी है या रफीक भाई के घर? कोई ईद नहीं मनाई जाएगी और ना कोई राखी। ये क्या कह रहे हो? इतने सालों से होता आ रहा है, वो अब होगा नहीं? ये नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। दीनानाथ झोला लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। माँ, जरूर कोई बात है, मैं पता लगाता हूँ। हाँ बेटा, पता लगाओ। इनकी दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। गौतम गांव के कुछ मित्रों से पता लगाता है कि बात क्या है। कुछ दिन बीतने के बाद गौतम सही मौका पाकर जाकर रफीक चाचा से मिलता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और भी कुछ बाकी है क्या? हाँ चाचा, अब भी कुछ बाकी है, आप मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं आने वाला, जो कहना है वो यहीं कहो। नहीं चाचा, मैं खुद कुछ नहीं कहूँगा, आप अपनी कानों से सुनो। रफीक और गौतम चाय की टपरी के पीछे आते हैं। यहाँ क्यों लाए हो? तभी अचानक इरशाद और उसके दोस्तों की बातें सुनाई देती हैं। अरे यार, ऐसा सबक सिखाया उस मास्टर को कि दोस्ती ही भूल गया। गौतम का दोस्त जानबूझकर इरशाद से पूछता है, अरे इरशाद, और तुमने ये किया कैसे गुरु? कुछ नहीं, इधर मास्टर के पास झूठ बुलवा कर पैसे लिए, उधर अब्बू से अलग 15,000 लेकर ऐसा जताया कि मास्टर के ही 15,000 की बात हो रही है। 30,000 जमा हुए, नई बाइक भी आई और इनकी दोस्ती भी टूट गई। अरे आज तो कमाल ही कर दिया। मास्टर ने नई गाड़ी ली थी, मैंने उनकी वायरिंग बिगाड़ दी है। कुछ ही देर में गाड़ी में आग लग जाएगी। बचा तो ठीक, नहीं तो मेरा काम ऐसे भी हुआ है। गौतम और रफीक दोनों दीनानाथ को ढूंढने दौड़ पड़ते हैं। एक चौराहे पर रफीक दीनानाथ को देख लेता है। दौड़कर वो दीनानाथ को गाड़ी से खींचता है। अचानक गाड़ी में आग लग जाती है और रफीक जख्मी हो जाता है। गौतम और दीनानाथ रफीक को अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी वहाँ इरशाद भी आता है। अब्बू आप ठीक तो है ना? बेशरम, सब कुछ करके अब क्या जताना चाहता है? मुझे सब कुछ पता चल गया है। शांत हो जाओ रफीक, जो हुआ सो हुआ। नहीं दीनानाथ, आज मत रुको, आज कसम तोड़ रहा हूँ मैं। तू जानना चाहता है ना कि मैं क्यों दीनानाथ के लिए इतना तड़पता हूँ, क्यों हमारी दोस्ती इतनी गहरी है? तो सुन, बरसों पहले हाईवे पे दीनानाथ के छोटे भाई और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पर दीनानाथ का भाई उस हादसे में गुजर गया। लगभग मेरा भी बचना नामुमकिन था, पर खुद दुख में होते हुए भी दीनानाथ उस वक्त जो फैसला लिया, इसलिए आज मैं जिंदा हूँ। मतलब मेरा जो दिल धड़क रहा है वो और किसी का नहीं, बल्कि दीनानाथ के छोटे भाई का है। एक्सीडेंट पे मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने मुझे बचाने के लिए दीनानाथ के भाई का दिल मुझे बिठा दिया, और यही सच्चाई है। और आज तुमने उसी दीनानाथ को मारने की कोशिश की।
ये सब सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। मैं सारी उम्र आपसे नफरत करता रहा, पर आपके तो इतने एहसान हैं हमारे घर पर। मुझे माफ करो दीनानाथ अब्बू। ये सुनकर रफीक और दीनानाथ दोनों के आंसू निकलते हैं। माफ करूंगा बेटे, पर एक शर्त पर, आने वाली बकरीद हमारे घर पर मनाएंगे और राखी तुम्हारे घर। और फिर आने वाली बकरी ईद बड़ी धूमधाम से दीनानाथ के घर सब मिलकर मनाते हैं। भरतपुर की मिसाल फिर एक बार लोगों की जुबान पर आती है, क्योंकि किसी ने कहा है, ना खून का कोई धर्म है, ना यहाँ पर कोई मजहब है, जहाँ इंसानियत के धागे में एक साथ रहते हैं। उस भारत के वासी हम हैं, उस भारत के वासी हम हैं। Like, share and subscribe Tabu TV.